जागरूक नाही आहेत. तर त्यांना जागरूक करण्याकरिता हा रोग कसा होतो व या रोगावर कसे उपचार उपलब्ध आहेत याबद्दलची संपूर्ण माहिती आपण जाणून घेणार आहोत डॉक्टर विक्की उमर यांच्याकडून. तर सांगा सर, सिकल सेल और थैलेसीमिया ये जो बीमारियां हैं ये बेसिकली क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है और ये किस एज ग्रुप में होती है, इस बारे में बताइए। देखिए, सिकल सेल और थैलेसीमिया ये अनुवांशिक बीमारियां हैं। अनुवांशिक मतलब माँ बाप से बच्चे में आती है और इसमें जो बच्चे को थैलेसीमिया बीमारी होती है उससे जिंदगी भर ब्लड लगता है। और ये बीमारी आमतौर पर 6 महीने का जब बच्चा होता है तो तब मालूम पड़ता है कि उसका शरीर पीला हो जाता है, उसके शरीर से हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, तो वो धीरे धीरे करके उसके शरीर में ब्लड कम होने की वजह से फिर उसको ब्लड लगता है। शुरुआत में ब्लड हर महीने में एक बार लगता है। जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है उसको 20-25 दिन में लगता है, फिर 20 दिन में लगता है, और जो बड़े बच्चे होते हैं उनको 15 दिन में भी ब्लड लेने की आवश्यकता पड़ती है। अब ये हो गया थैलेसीमिया। अब ये बीमारी में थैलेसीमिया में काफी महंगी दवाइयां भी लेनी पड़ती है, कई महंगी जांचें भी करवानी पड़ती है। तो कुल मिला के एक बहुत ही तकलीफदायक बीमारी है। जिस परिवार में यह बच्चा पैदा होगा हम सोच सकते हैं उनके माँ बाप पर क्या बीतती होगी। वैसे ही जो सिकल सेल बीमारी होती है वह भी अनुवंशिक बीमारी है, और ये जो सिकल सेल बीमारी है उसका जो बच्चा होता है उसके भी हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, लेकिन उसको लगातार हर बार ब्लड देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, पर उसको कभी कभी ब्लड लगता है। और लेकिन उसके शरीर में बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत वेदना होती है, इतनी तकलीफ होती है कि उसको उसकी वजह से कई बार भर्ती होना पड़ता है अस्पताल में। तो ये दोनों बीमारियां जो होती है ये एक काफी गंभीर बीमारियां हैं, और ये अनुवंशिक माँ बाप से बच्चे में आती है। यानी अगर माता पिता बच्चे के दोनों माइनर हो वो बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, उनको कोई बीमारी नहीं होती है, लेकिन जब एक थैलेसीमिया माइनर पुरुष जो है थैलेसीमिया माइनर स्त्री से विवाह करता है तो बच्चा जो होता है उसको थैलेसीमिया मेजर हो जाता है। वैसे ही सिकल सेल माइनर जो ट्रेट होता है वो लड़का है और एक लड़की भी सिकल सेल ट्रेट है तो उनके होने वाले बच्चे को सिकल सेल डिजीज की बीमारी हो जाती है। तो यह बीमारी हम कंप्लीट यानी पूरी तरह से रोक सकते हैं। यानी अगर हम पहले से ही सभी युवक युवतियों की शादी से पहले जांच करा लें तो हम बता सकते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को सिकल सेल ट्रेट निकला तो हम बता सकते हैं कि तुम सिकल सेल ट्रेट से शादी मत करना। अगर दोनों के आपस में विवाह होगा तो बच्चे को सिकल सेल डिजीज हो जाएगी जिसको जिंदगी भर तकलीफ सहन करनी पड़ेगी। तो ये पूरी तरीके से हम इन बीमारियों को रोक सकते हैं। तो यह बीमारी जो है यह अनुवंशिक बीमारी है और कंप्लीटली प्रिवेंटेबल डिजीज है। सर, ऐसे कभी हो सकता है क्या कि अगर पेरेंट्स में अगर ये बीमारी नहीं भी है तब भी किसी बच्चे को ये बीमारी हो सकती है? नहीं हो सकती। जैसा कि मैंने बताया कि पेरेंट्स बीमार नहीं रहते, पेरेंट्स बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, जैसे मैं हूँ आप हैं बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन हमारे जब उनकी ब्लड टेस्ट करते हैं पेरेंट्स की तो मालूम पड़ता है कि उनको माइनर है या ट्रेट है। और जब एक ट्रेट दूसरे ट्रेट से शादी करता है तभी बच्चे को इतनी बीमारी होती है। यानी दोनों माँ बाप जो है दोनों को माइनर होना चाहिए तभी बच्चे को मेजर होगा। एंड करंटली अगर किसी बच्चे में अगर ये दोनों बीमारियां नजर आती हैं तो अगर प्रिवेंशन के हिसाब से अगर सोचना है कि अगर ब्लड के लिए अगर किसी के पास में इतना पैसा नहीं है, अगर वो किसी गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं तो इंटरनली किसी मेडिसिन के थ्रू बच्चों में ब्लड बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है क्या? बिल्कुल, देखिए इसमें ब्लड के सिवाय दूसरा कोई तरीका नहीं है। दवाइयाँ तो काफी ज्यादा आई हैं लेकिन फिर भी अल्टीमेटली बिना ब्लड के थैलेसीमिया मेजर का इलाज जो है वो नहीं हो सकता। हाँ, एक परमानेंट इलाज होता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं, जिसमें कि बच्चे डोनर से ब्लड जो बोन मैरो है वो बच्चे को दिया जाता है, पेशेंट को दिया जाता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, ये बहुत खर्चीला प्रोसीजर है जिसमें करीब 15 लाख रुपए खर्चा होते हैं, और दूसरा डोनर मिलना भी बड़ा कठिन होता है। यानी भाई बहन का मैच होना भी 33% चांस है मैच मिलने का। तो कुल मिलाकर यह बीमारी जो है इसका स्थायी इलाज बड़ा कठिन है, और इस कारण ब्लड ही इसका एकमात्र ऐसा है जिसको हमेशा देना पड़ता है। अगर ये बीमारी किसी बच्चे में या किसी इंसान में है तो कितने चांसेस है कि कौन सी और बीमारियां से आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं, और अगर उनसे बचना है तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी? देखिए, यह बीमारी एक बार किसी को हुई तो इसमें क्या होता है कि जैसे थैलेसीमिया में बार बार हम ब्लड देते हैं तो ब्लड बार बार देने की वजह से क्या होता है कि शरीर में आयरन जमा हो जाता है। आयरन जो होता है वो शरीर के हर अंग को खराब करता है। अगर वो हार्ट में जमा हो गया तो हार्ट खराब हो जाता है, हार्ट काम करना बंद कर देता है। अगर वो लीवर में जमा हो गया तो लीवर फेल्यूर हो जाता है। अगर वो पेनक्रियास, हम जानते हैं कि अगर वो खराब हो गया पेनक्रियास तो डायबिटीज हो जाती है। तो इस प्रकार के शरीर के हर अंग को ये धीरे धीरे करके यह बीमारी जो है वो खराब करते जाती है। इसीलिए यह बीमारी को हम जानलेवा बीमारी कहते हैं, क्योंकि शरीर का अंग जो है वो काम करना कम कर देते हैं। वैसे ही सिकल सेल डिजीज में भी
कई हमारे जॉइंट्स जो है वो खराब हो जाते हैं। कई तो पेशेंट जो होते हैं हिप जॉइंट का ऑपरेशन उसका वो पूरा बदलना पड़ता है हिप जॉइंट उनका, वैसे ही कई फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। कुल मिलाकर ये दोनों बीमारियां बड़ी गंभीर बीमारियां हैं और इनमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। सर कॉम्प्लिकेशंस होने के बावजूद अगर इससे रिकवर होना है तो क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए या क्या ट्रीटमेंट है जो एक डॉक्टर के बताए के अनुसार हम लोग कर सकते हैं? देखिए, थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं या उनको पता है कि उनको जिंदगी भर ब्लड लेना है, लेकिन उन्हें हीमोग्लोबिन अपना 9.5 ग्राम से ऊपर मेंटेन रखना चाहिए। अगर वो 9.5 ग्राम से ऊपर हीमोग्लोबिन मेंटेन रखते हैं, और दूसरी, क्योंकि मैंने बताया कि बार बार ब्लड देने से लौह जमा हो जाता है शरीर के अंगों पर, तो कुछ दवाइयां होती है जिन्हें हम लौह निष्कासित दवाइयां कहते हैं, आयरन चिलेटर्स। यह दवाइयां उनको नियमित रूप से हमेशा लेनी चाहिए। तो अगर वो लौह निष्कासित दवाइयां नियमित रूप से लेंगे, प्रॉपरली ब्लड देंगे 9.5 ग्राम प्री ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन के पहले का हीमोग्लोबिन जो है वो 9.5 ग्राम से ऊपर मेंटेन रखेंगे, तो उनको इस प्रकार का जो कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो कम होंगे। वैसे ही सिकल सेल के जो पेशेंट्स होते हैं उनको भी इस प्रकार से एक हाइड्रोक्सीयूरिया दवाई होती है जो कि हमेशा नियमित रूप से लेनी पड़ती है। फोलिक एसिड दवाई होती है, वो नियमित रूप से लेनी पड़ती है। तो यह अगर वो प्रिकॉशंस प्रॉपर दवाई लेंगे तो वो कुछ हद तक अपने कॉम्प्लिकेशंस जो है उनको प्रिवेंट कर सकेंगे और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसको बेटर कर सकेंगे। सर कभी ऐसा हो सकता है कि ऐसा कभी हुआ है कि जो पेरेंट्स को अगर ये बीमारियां है और उनके बेबी में भी अगर हम ये बीमारी देखते हैं, तो कभी अगर वो डॉक्टर का ट्रीटमेंट ना लेते हुए उन्हें जो मेडिसिन है या जो इंजेक्शन है वो अपने मन के हिसाब से अगर बेबी को देते हैं तो क्या कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकती है? नहीं, देखिए, अगर उनको ये पता है कि उनको थैलेसीमिया या सिकल सेल की बीमारी है तो निश्चित रूप से उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और ट्रीटमेंट करना चाहिए। पर मैं आपको बताऊं कि आज भी थैलेसीमिया और सिकल सेल के स्पेशल इलाज करने वाले डॉक्टर्स बहुत आपको कम मिलेंगे देश में, और विशेषकर आप गाँव में जाएंगे तो वहां पर तो कई डॉक्टर्स को थैलेसीमिया और सिकल सेल के डायग्नोसिस करने में भी बड़ी दिक्कत होती है। तो ऐसे स्थिति में वहां पर जो पेरेंट्स होते हैं, पालकगण होते हैं, परिवार होता है, वो उनको मालूम ही नहीं होता कि उनके बच्चे को खून की कमी किस कारण से हुई है, तो वो प्रॉपरली उसका इलाज नहीं कर पाते और ऐसे बच्चों की आयु भी कम होती है। सर ऐसे सिचुएशन में एक अर्बन और रूरल जो एरियाज है, इन एरियाज की वजह से, क्योंकि हो सकता है कि ग्रामीण भाग में अगर पेरेंट्स को अगर इन बारे में नॉलेज नहीं है तो क्या कॉम्प्लिकेशंस उन लोगों के सामने क्रिएट हो सकती है? बिल्कुल, मैंने जैसे आपको बताया कि अगर उनको ये डायग्नोसिस ही नहीं होगा, जैसे कि मैंने बताया कि आज 6 महीने का बच्चा होता है थैलेसीमिया का, तो उसका ब्लड कम हो जाता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है और जांच होती है और मालूम पड़ता है कि उसको थैलेसीमिया मेजर बीमारी है और उसका इलाज शुरू हो जाता है। पर अगर किसी को डॉक्टर उस तक वो पहुंच ही नहीं पाए, या किसी गांव में कोई डॉक्टर अवेलेबल ना हो, या कोई डॉक्टर हो भी तो लेकिन उसको उतना थैलेसीमिया के बारे में जानकारी ना हो, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं ये निश्चित रूप से इनका हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा और ये बच्चे धीरे धीरे करके इनकी आयु कम रहेगी, ये आगे जीवन ही नहीं जी पाएंगे। तो सर अभी अपकमिंग अगर किसी में अगर ये बीमारी नजर आती है, अगर स्पेशली अगर ग्रामीण भाग में अगर ऐसे कुछ होता है, तो पेरेंट्स में या जो भी उनके फैमिली है अगर उन्हें पता चलता है ऐसे कुछ सिम्टम्स नजर आते हैं, तो उन्होंने क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए और एक डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल यह जरूरी है कि उन्हें एक तो डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए, पर अगर उनको ऐसा लगता है कि उसके बावजूद भी वहां पर गाँव में उनका बच्चे का इलाज पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उन्हें निश्चित रूप से कोई अच्छे सेंटर में जाके उसके बच्चे की जांच करानी चाहिए और ये कंफर्म करना चाहिए कि उसको ये जो बीमारी है इस प्रकार की थैलेसीमिया या सिकल सेल की बीमारी है। सिकल सेल आणि थॅलेसेमिया आजार घेऊन हजारो रुग्ण विदर्भात मरण यांना सोसत आहेत. अशा रुग्णांना साधण्यासाठी वारंवार रक्त संक्रमण करावे लागते. या प्रक्रियेत आधीच रोग प्रतिकारशक्ती घटते, त्यात कोरोनासारख्या विषाणूने जोखीम तिप्पटीने वाढले आहे. त्यामुळे या आजाराचा गड असलेल्या विदर्भातील सिकल सेल थॅलेसेमियाग्रस्त कोरोना प्रादुर्भाव असल्याचे धक्कादायक वास्तव प्रकर्षाने सांगितले. ये जो दोनों बीमारियां हैं सिकल सेल और थैलेसीमिया, इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से या जो हेल्थ मिनिस्ट्री है या हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके तरफ से या आपके सेंटर में क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है या क्या सुविधा अवेलेबल है? देखिए, थैलेसीमिया और सिकल सेल ये बीमारियां जो है इसके ये गंभीर बीमारियां हैं, लेकिन सरकार को जितना ध्यान इन बीमारियों की तरफ देना चाहिए मुझे लगता है वो नहीं दिया गया है। जैसे कि पोलियो है, पोलियो के लिए सरकार ने मिलकर, एनजीओज ने मिलकर, सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर बहुत बड़ा काम किया और आज पोलियो हमारे देश में नहीं है। तो वैसे थैलेसीमिया और सिकल सेल के लिए भी आवश्यकता है।
हालांकि पहले तो ब्लड भी इनको बच्चों को, ये पेशेंट्स को फ्री नहीं मिलता था और डोनर के साथ डोनर भी मांगा जाता था, लेकिन अब कुछ वर्षों से यानी पिछले काफी वर्षों से अब इनको ब्लड जो है वो फ्री मिल रहा है और विदाउट डोनर ब्लड मिल रहा है सरकार की ओर से। यह एक सुविधा मिली है। कुछ दवाइयां जो इसके लिए आयरन चिलेटर्स जो दवाइयां हैं वो सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है, लेकिन वो भी जो अर्बन एरियाज हैं यानी जैसे शहर है वहां पर अवेलेबल है। गाँव में रूरल हॉस्पिटल्स में ये दवाइयां अब आज भी उपलब्ध नहीं है। तो मुझे लगता है सरकार की ओर से ये दवाइयां गाँव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और रूरल हॉस्पिटल्स में भी उपलब्ध करना जरूरी है। जो ब्लड लगता है वो ब्लड जो है वो पीआरसी ब्लड होना चाहिए। तो ये जो पैक्ड रेड सेल ब्लड की जो मशीन होती है, ये मशीन भी शहरों में भी, बहुत सारे शहरों में भी नहीं है, यानी वो शहरों में तो होना चाहिए कम से कम, और गाँव में तो पीआरसी मशीन अवेलेबल सरकारी अस्पतालों में कई गाँव में नहीं है। तो इस प्रकार से यह सुविधाएं जो है सरकार की ओर से जरूर मिलनी चाहिए। हमारा जो थैलेसीमिया सिकल सेल सेंटर जो नागपुर में है, यह सेंटर में पिछले 15 वर्षों से हम लोग यह जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं इनको निःशुल्क ब्लड देते हैं। इनको जो डिस्पोजेबल्स और बाकी सब जो है वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। इनको दवाइयां भी हमारी ओर से दी जाती है। इनके कुछ जो गरीब पेशेंट है उनकी इन्वेस्टिगेशंस और सब जांचें भी हमारे द्वारा की जाती है। सिकल सेल के पेशेंट्स को भी हम पूरी मदद यहाँ पर करते हैं, उनको फ्री कंसल्टेशन यहाँ पर देते हैं। और इस प्रकार से मतलब थैलेसीमिया और सिकल सेल के लिए हम लोगों ने ये जो सेंटर खोला हुआ है, इसके साथ ही साथ हम प्रिवेंशन का भी काम करते हैं। हमने काफी ऐसी कैंप्स लिए हैं जिसके द्वारा हम युवक और युवतियों की थैलेसीमिया और सिकल सेल की जांच करते हैं ताकि उनके परिवार में थैलेसीमिया और सिकल सेल का बच्चा पैदा हो।